2012 का जो केमिस्ट्री का पेपर था, रसायन विज्ञान का पेपर था, उसमें मनोविज्ञान के क्वेश्चंस चल रहे थे, जिसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चंस पूरे करा दिए थे। आपको पता है मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ICT भी शामिल है। तो 16 से लेकर 30 क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन मनोविज्ञान और ICT के बारे में पूछे गए हैं। तो 16 क्वेश्चन है, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन जिस उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर आधारित है वह है सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन। आपको पता है सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन होता है वो किस नियम पर आधारित होता है। तो जो स्किनर ने दिया था सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, वो किस पर आधारित था? वो प्रभाव के नियम पर आधारित था। तो इसका क्या आंसर आएगा? प्रभाव का नियम। सामीप्यता का नियम नहीं था, अभ्यास का नियम नहीं था, आदतों के निर्माण का नियम नहीं था। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन था वो किस नियम पर आधारित है? वह प्रभाव के नियम पर आधारित है। और ये किसका है? स्किनर का है। स्किनर का जो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है वो प्रभाव के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानसिक आयु की अवधारणा का विकास जिस मनोवैज्ञानिक ने किया वह है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो मानसिक आयु है इसकी अवधारणा का विकास किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? स्टर्न ने किया था कि बेसलर ने किया था कि बिने ने किया था कि टर्मन ने किया था? जो मानसिक आयु है इसकी अवधारणा का विकास किसने किया था? बिने ने किया था। मानसिक आयु मेंटल एज विचार किसका है? फ्रांस के अल्फ्रेड बिने का है, जो कि 1908 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन 18 है, मूक एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है। जो बधिर होते हैं, मूक होते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? मौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा नहीं कर सकते। हम कैसे कर सकते हैं? अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा कर सकते हैं और निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 एवं 3। मौखिक क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो खुद ही बधिर है। तो हम उनका मौखिक किस तरह से कर सकते हैं? तो उनका करेंगे हम अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 अथवा 3। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बालक जिसकी मानसिक आयु क्या है? 12 वर्ष है। और कालानुक्रमिक आयु का क्या मतलब है? उसकी वास्तविक आयु, उसकी रियल एज वो कितनी है? 10 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि हमको ज्ञात करनी है। आपको पता है बुद्धि लब्धि कैसे ज्ञात की जाती है? मेंटल एज अर्थात मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। इससे क्या निकलती है? इससे बुद्धि लब्धि निकलती है। मानसिक आयु कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। कालानुक्रमिक आयु कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। तो हम देखो मानसिक आयु कितनी है? 12। कालानुक्रमिक आयु कितनी है? 10 इंटू क्या कर देंगे? 100। 0 से 0 कट जाएगा, तो 12 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 120। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तत्कालीन समाधान को प्रमुखता दी जाती है, वो सिद्धांत क्या कहलाता है? जिसमें कि किसी समस्या का क्या हो जाता है? तत्काल समाधान को प्रमुखता दी जाती है। तो वो क्या सामीप्यता का सिद्धांत होता है या अनुबंधन का सिद्धांत होता है कि सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत होता है कि सूझ का सिद्धांत होता है? तो वो कौन सा सिद्धांत होता है? सूझ का सिद्धांत होता है। सूझ के सिद्धांत में क्या होता है? तात्कालिकता होती है, आकस्मिकता होती है। आकस्मिक रूप से क्या मिल जाता है? समस्या का समाधान मिल जाता है। प्रत्यक्षीकरण होता है, बस समग्र आधारित समस्या समाधान होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है, विलुप्त होना परिणाम है। विलुप्त होना किसका परिणाम होता है? सामीप्यता का होता है कि अनुबंध सिद्धांत का होता है कि पुनर्वलन का अभाव होता है कि दमन होता है? तो यदि पुनर्वलन का अभाव नहीं होगा तो कोई भी चीज़ क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी, अर्थात वो ध्यान में नहीं रहती है। इसलिए पुनर्वलन के द्वारा क्या होता है? हमको उस कार्य करने को क्या मिलता
मिलता है, बल मिलता है। इसलिए विलुप्त होना किसका परिणाम होता है? पुनर्बलन का अभाव है, इसलिए वो चीज़ क्या हो रही है? विलुप्त हो रही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अधिगम के संबंध में उपर्युक्त नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। तो देखो, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, यही हो जाएगा, क्योंकि अधिगम पर क्या होता है? परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। तो ये कह रहा है उपर्युक्त नहीं है। अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये गलत बात दे रखी है, क्योंकि अधिगम पर क्या होता है? परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंप्यूटर एक शिक्षक की तरह कार्य करता है। कब करता है कंप्यूटर एक शिक्षक की तरह? खोज प्रणाली में करता है, अनुकरण प्रणाली में करता है, या शिक्षण प्रणाली में करता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? शिक्षण प्रणाली में करता है। कंप्यूटर एक शिक्षक की तरह कार्य कब करेगा? शिक्षण प्रणाली में करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है, मेटाकॉग्निशन अर्थात संज्ञान। मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या है? संज्ञान। संज्ञान की प्रक्रिया निम्न में से जिस पर आधारित है वह है। संज्ञान किस पर आधारित होता है? किसी के द्वारा अपने कार्यों एवं मानसिक शक्तियों के प्रति क्या स्व संज्ञान, इस पर क्या आधारित होता है? संज्ञान की प्रक्रिया। तो ये ही सही है, किसी के द्वारा अपने कार्यों एवं मानसिक शक्तियों के प्रति क्या होना? स्व संज्ञान होना। बहुआयामी बुद्धि एवं मानवीयता संज्ञान नहीं होगा। गणितीय समस्याओं के समाधान सक्षमता ये भी नहीं होगा। सह अस्तित्व एवं सामाजिकता का संज्ञान, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। संज्ञान क्या होता है? यह सूचना के प्रक्रमण, समझ, चिंतन, स्मृति व मानसिक क्रियाओं से संबंधित क्या होती है? अवधारणा होती है। अर्थात संज्ञान के अंतर्गत हम 5 तत्वों को शामिल करते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? 5। एक तो होता है हमारा प्रक्रमण, दूसरा होता है हमारी समझ, तीसरी हमारी जो चीज़ होती है वो होती है संज्ञान में चिंतन, और 4th होती है हमारी क्या होती है? चिंतन के बाद स्मृति, और 5 जो होती है वो हमारी होती है मानसिक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार किशोरों में एंडोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है? 25 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है किशोरों में एंडोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है? कौन सा कार्य किशोरों में एंडोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है? तो देखो, रासायनिक संतुलन बनाए रखना, ये तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का होता है। अभिवृद्धि एवं स्वास्थ्य को प्रभावित करना, ये भी होता है। मानसिक एवं भावात्मक नियंत्रण अंतःस्रावियों का होता है। लेकिन नैतिक आचरण नियंत्रित करना, ये कोई अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य नहीं होता है। अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो शारीरिक विकास को प्रभावित करती है, मानसिक विकास को प्रभावित करती है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है, गामक विकास को प्रभावित करती है, भाषात्मक विकास को प्रभावित करती है, लेकिन नैतिक को प्रभावित नहीं करती। तो ये आपको याद रखना है, जो एंडोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नैतिक आचरण को नियंत्रित नहीं रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक अंतःक्रियात्मक वीडियो सिस्टम में निम्न में से कौन सा माध्यम प्रयोग नहीं होता है? एक अंतःक्रियात्मक वीडियो सिस्टम है, उसमें कौन सा ये माध्यम है ना, कौन सा माध्यम प्रयोग नहीं होता है? तो देखो, वीडियो सिस्टम होता है, इसमें देखो वीडियो कैसेट होती है, वीडियो डिस्क होती है, माइक्रोसॉफ्ट प्रदत्त इंटरफेस होता है। तो ये क्या होता है? कौन सा माध्यम प्रयोग नहीं होता है? नहीं होता है कह रहा है, तो ये सभी प्रयोग नहीं होते हैं। किस में नहीं होते हैं? अंतःक्रियात्मक में। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो अंतःक्रियात्मक वीडियो सिस्टम होता है उसमें देखो जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो क्या होते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ये सब क्या आते हैं? अंतःक्रियात्मक में आती है। लेकिन ये जो वीडियो कैसेट है, वीडियो डिस्क है और माइक्रोसॉफ्ट प्रदत्त इंटरफेस है, ये किस में नहीं आते हैं? अंतःक्रियात्मक में नहीं आते हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, संप्रेषण की तुल्यकालिक माध्यम है, जो हम संप्रेषण करते हैं उसके तुल्यकालिक माध्यम कौन कौन से होते हैं? कम्युनिकेशन हम देखो चैट के द्वारा करते हैं, व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, या टेलीग्राम पर चैट करते हैं, या फेसबुक पर चैट करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया ले लो, सोशल मीडिया
मीडिया पर हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? चैट के द्वारा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं हम, गूगल पर कर लेते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और भी कई जूम पर करते हैं, कई ऐप आते हैं जिन पर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। इसके अलावा हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं। तो ये सारे उपर्युक्त माध्यम क्या होते हैं? संप्रेषण के तुल्यकालिक माध्यम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा शास्त्र की आवश्यकता को वर्णित नहीं करता है? नहीं करता है पूछ रहा है, कौन सा कथन शिक्षा शास्त्र की आवश्यकता को वर्णित नहीं करता है? तो देखो, शिक्षण अधिगम में वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवस्थित प्रयुक्ति ये तो करता है। शिक्षण एवं अधिगम का विज्ञान एवं कला ये भी करता है। छात्रों, अध्यापकों एवं तकनीकी संसाधनों को एक साथ लाने का प्रयास ये भी करता है, आवश्यकता को वर्णित। लेकिन सामान्यीकरण एवं सार प्राप्ति का व्यवस्थित विज्ञान ये क्या करता है? ये शिक्षा शास्त्र की आवश्यकता को क्या नहीं करता है? वर्णित नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है? सामान्यीकरण एवं सार प्राप्ति का व्यवस्थित विज्ञान जो होता है वो शिक्षा शास्त्र की आवश्यकता को वर्णित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर देखो 29 क्या है? निम्नलिखित विशिष्ट अधिगम व्यतिक्रम और उसके जो लक्षण है वो फर्स्ट तालिका तो ये है और सेकंड तालिका ये है, दिए गए हैं, तो हमको इनको सुमेलित करके बताना है। तो ये मैंने सुमेलित करके लगा दिए हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? तो देखो, डिस्प्रैक्सिया होता है वो होता है विशिष्ट लेखन एवं गणितीय व्यतिक्रम। डिस्प्रैक्सिया क्या होगा? विशिष्ट लेखन एवं गणितीय व्यतिक्रम। कुलिया से स्पष्ट है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या करता है? गणितीय व्यतिक्रम में काम में आता है, तो इससे याद कर लेंगे हम विशिष्ट गणितीय व्यतिक्रम। डिसलेक्सिया, इसका लेक्सिया से आप क्या करना? बोलने वाला। विशिष्ट वाचन व्यतिक्रम, देखो लेक्सिया से आप लिखने वाला मत कर देना, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। डिसलेक्सिया किस में काम आता है? विशिष्ट वाचन व्यतिक्रम में आता है, और जो ग्राफिया होता है वो लिखने संबंधी व्यतिक्रम में काम आता है। इन दोनों ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो डिस्ग्राफिया का आपको याद करना है लिखने संबंधी व्यतिक्रम और लेक्सिया का विशिष्ट वाचन व्यतिक्रम। अब देखो, अगला 30 क्वेश्चन है, कतिपय गतिविधियों में आप छात्रों की विभिन्न गतिविधियों के निर्देशन एवं परामर्श हेतु उपयुक्त परीक्षण करना चाहते हैं। गतिविधियों के आधार पर सही परीक्षण का चयन कीजिए। आपको सही परीक्षण का चयन करना है कि कौन कौन सा सही परीक्षण होगा, गतिविधियों के आधार पर करना है। तो देखो, गतिविधियां दे रखी हैं और परीक्षणों का समुच्चय दे रखा है, मैंने इसको सुमेलित करके लगा दिया है। तो जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं उसमें कौन सा परीक्षणों का समुच्चय होता है? जो देखो, पाठ्य सहगामी क्रिया, तो उसके लिए पाठ्य के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, अभिक्षमता चाहिए, अभिरुचि होनी चाहिए, व्यक्तित्व एवं समायोजन का परीक्षण होना चाहिए। तो ये किस में आएगा? पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आएगा। समस्या मूलक बालकों के लिए क्या आएगा? व्यक्तित्व परीक्षण करते हैं। जो समस्या मूलक बालक होते हैं उनका क्या किया जाता है? व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। और जो व्यक्ति अध्ययन होता है वो किस आधार पर होता है? मानसिक योग्यता एवं अभिक्षमता परीक्षण पर होता है। व्यक्ति अध्ययन किसके आधार पर होता है? मानसिक योग्यता एवं अभिक्षमता परीक्षण पर होता है। और फोर्थ पॉइंट है, विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु जो समूह का चयन होता है वो किसके आधार पर होता है? वो बुद्धि, अभिक्षमता एवं अभिरुचि के आधार पर होता है। ये मैंने सुमेलित करके लगा दिया था। तो मैंने आपको रसायन विज्ञान के 30 क्वेश्चन आज पूरे हो गए हैं। पहले की वीडियो में मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए और आज मैंने आपको शेष 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो रसायन विज्ञान में जो मनोविज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे 2012 के पेपर में, वो आज मैंने आपको करा दिए हैं। अब 2012 के गणित के पेपर में किस तरह से मनोविज्ञान के क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको आगे की वीडियो में कराऊंगी। और ये मनोविज्ञान की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने आपको 2012 के आए हुए पेपर में किस तरह के मनोविज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको उस प्लेलिस्ट में प्राप्त हो जाएंगे। 2012 के जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम 2014 के क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।